हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये आज लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हम यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टर्न पर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसमें क्या लेते हैं, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर का सम से फाइंड करते थे। फिर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा और आज हम इसमें बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसमें से कोई से भी पार्ट में से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनमें से एक क्वेश्चन लगता ज़रूर है। मैं इसका आपको पहले थ्योरी कराऊंगी, फिर उसके बाद डेरिवेशन और फिर आज इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर बताती हूँ। जैसे हमने जीरो ऑर्डर पढ़ा है आपने, ठीक उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टर्न पे कि वे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो, वो कैसा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, वे केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। या फिर ये कह सकते हो कि जो कंसंट्रेशन की पावर का सम है, कंसंट्रेशन की पावर का सम है वो 1 आ जाए, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। यही सारी चीजें हैं, इसमें और कुछ नहीं है, तो इसमें यही बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन लिख लीजिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन depends directly on the initial concentration of reactant, depends directly on the initial प्रारंभिक, इनिशियल कहा जाता है प्रारंभिक, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant, initial concentration of reactant. Such reactions are, कॉमा लगा कर लिखिए, such reactions are कैसी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कही जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर कहा जाता है कोटि को, रिएक्शन, ठीक है। चलो, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद चलेंगे हमारे इसके एग्जाम्पल की तरफ। क्या एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस उसका ऑर्डर बनाना चाहिए। जैसे कल ही एग्जाम्पल कराया आपको, इसमें ये हमने यहाँ पर रिएक्शन की थी इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारा क्या बना था, एक ग्लूकोज बना था और एक फ्रक्टोज बना था। अब देख लो यहाँ से मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में दोबारा निकालने बता रही हूँ आपको। एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, डाउट था उसको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो बेटा देख लो इस बार ध्यान से। तो देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी हम क्या करते हैं,
मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, एक मॉलिक्यूल ये है इतना बड़ा और एक मॉलिक्यूल ये है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी आ जाएगी यहाँ से 1 + 1 = 2। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आएगा कि जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है उसकी पावर के सम के इक्वल आएगा। यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट क्या हैं, ये दोनों हैं हमारे रिएक्टेंट, तो यहाँ पर आ गया C12H22O11। अब देखो जितने नंबर ऑफ मोल्स आगे दिए जाते हैं वो पावर में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आगे 1 है तो पावर में कितना जाएगा, 1 जाएगा, यहाँ पर भी 1 है पावर में 1 जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी बताया था, केमिस्ट्री तो वही पूरी एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। लॉजिक भी है, इलॉजिकल कुछ नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, रीज़न क्या होगा वो भी बताऊंगी मैं आपको अभी। तो देखो हम जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम गैसियस मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करते। उसका एक मेन रीज़न ये है, लास्ट एंड पर भी बताया भी था, लिखाया भी था आपको। तो इसमें गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन में चेंज इतनी जल्दी हो जाता है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाते। अब वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। अब क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है तो इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन में इतना चेंज नहीं आ पाता कि हम उसको प्रॉपरली मेजर कर सकें। इसीलिए हम वाटर और गैसियस मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं उनके हाल पे। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, अब देखो पावर के सम के इक्वल, इसकी पावर 1, अब यहाँ पर हमारा H2 है तो इसकी पावर हम 0 अज्यूम करके चलेंगे, क्या 0 मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर 1 + 0 = 1। क्लियर है। अब आई होप अब आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, मैंने पूरा रिकॉल करा दिया है आपको। ठीक है, चलो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका पूरे का डेरिवेशन कराऊंगी। अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। एक चीज़ और है, इसमें आज ही कराऊंगी मैं आपको, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले अब हम इसके बाद डेरिवेशन करेंगे। देखिए इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के लिए कैलकुलेशन जैसे कल की थी ना, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे लेट द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए लेट द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रही, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ठीक है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन देखेंगे। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान के चले, इनिशियल कंसंट्रेशन बताओ बच्चों क्या मान के चले, हमने मान ली स्मॉल a, और प्रारंभ में इनिशियल में स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है तो प्रोडक्ट की क्या मान के चलेंगे, 0। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम हमारी कंसंट्रेशन मान लो प्रोडक्ट की x बन रही है तो हमारे रिएक्टेंट की कितनी रह जाएगी, a - x रह जाएगी। कितनी, a - x रह जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा, देखो dx/dt से। अब मैं ये सारी चीजें आपको ऐसी करा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पर मैंने बिल्कुल डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, इसलिए कहती हूँ सारी रेगुलरिटी रखा करो। ठीक है,
रेगुलरिटी से क्या होगा, आपका पीछे का अगर बेस क्लियर होके चलेगा तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई अभी तक, आपकी 3 ही क्लासेस हुई हैं, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स आप अटेंड करोगे ना तो इस चैप्टर में आने वाले आगे के टॉपिक्स आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलो टॉपिक पर आते हैं आगे। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, या कह सकते हो किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, A माइनस एक्स, और ये A माइनस एक्स ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहाँ पर आएगा 1, पावर में कितना आएगा 1। अब किसी की भी पावर 1 हो तो वो किसके इक्वल होता है, वही आ जाता है जो होता है। अब यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स। ब्रैकेट नहीं हटाना अभी वरना गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका k A माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, x वाले एक साइड रखोगे और t वाला दूसरी तरफ पहुंचा दोगे। ठीक है, देखो यहां से आ जाएगा आपका dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अरे इसके अपॉन में 1 मान लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे कर दो तो ये आपका a माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा, k इधर ही रहने देना, k इधर ही रहने देना, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में a माइनस एक्स और ये आ जाएगा k dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब जिनको नहीं पता k क्या है, k मैं बता दूं आपका रेट कांस्टेंट होता है, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये भी लिख लो वरना आधे बच्चे पूछेंगे k क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो। जो मैथ वाले हैं फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ। चलो फटाफट से सॉल्व करो इसको। देखो अब यहां से 1 अपॉन एक्स में क्या होता है, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का होगा आपका log x। कितना होगा, log x, log x। ठीक है, x की जगह पर आपका क्या है, a माइनस एक्स। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखना, अब ये देखो कि जब यहाँ पर a माइनस एक्स है, x की वैल्यू किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर x किस में है, माइनस में, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना बस इसमें। ठीक है, इसके ये क्या है, कांस्टेंट k है, t का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, t आएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t आ जाएगा, और फिर साथ में क्या आता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वेयर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, होने वाली है डेरिवेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे किसकी, अगर हम x और t दोनों की वैल्यू 0 रख दें फिर हम i की वैल्यू निकालेंगे। भाई हमें क्या रखना है, हमें a की ज़रूरत है, हमें x की ज़रूरत है, k की वैल्यू हमें निकालनी है, k हमें रेट कांस्टेंट है। अब हमारा i जो है एक और फालतू कांस्टेंट जुड़ गया इंटीग्रेशन की वजह से, अब हमें इसे रफा दफा करना है। कैसे करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ रखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, देन i की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वैल्यू में 0 रखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ, माइनस log a माइनस 0, और यहाँ पर आ जाएगा k इंटू 0, t की वैल्यू भी 0 है ना, प्लस i, तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो i की वैल्यू क्या आ गई सीधी, माइनस का log a। ठीक है, माइनस का log a, तो यहां से i इज इक्वल टू आ गया माइनस log a। ठीक है, अब यहां पर बेस में e चलता है। ठीक है, e चलता है। अब आगे देखो इसमें यहां पर भी log बेस e लिखो। ठीक है, अब i की वैल्यू यहां पर रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। i की वैल्यू इसमें रखेंगे, ये आ गया आपका माइनस log बेस e
ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का log बेस ई ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, log और log वाले एक साइड और kt एक साइड रख लेंगे। रखो, ये आपका इधर आ जाएगा, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख लूं, log बेस ई ए और माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स। भाई ये प्लस वाला है, मैंने इसको प्लस वाले को आगे लिख लिया, माइनस वाले को बाद में, और इज इक्वल टू में आपका चल रहा है के टी। अब log m माइनस एन की वैल्यू बताओ मुझे, log m माइनस एन की वैल्यू, log m माइनस एन की वैल्यू होती है log m अपॉन n। तो यहां से क्या आ जाएगा, log बेस ई, m क्या है a और अपॉन में क्या है a माइनस एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू में के टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से इस k की वैल्यू निकालनी है। हमें तो रेट कांस्टेंट चाहिए भाई, हम रेट कांस्टेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरी, तो रेट कांस्टेंट को लेकर देखेंगे। रेट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है k, तो k इज इक्वल टू में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन टी log बेस ई a अपॉन a माइनस एक्स। ये आ गया आपका यहाँ से इतना। अब हमारा जो ये बेस ई है, आपने देखा होगा हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, बेस ई में कैलकुलेशन नहीं होती, हमारा log का बेस ऑलवेज 10 लेकर चलते हैं। तो log के बेस को 10 में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर एक डिजिट रखनी होगी। कैसे, कौन सी डिजिट, एक होती है 2.303, ये फिक्स डिजिट है जो log बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ से पूरा फॉर्मूला किस फॉर्मेट में आ जाएगा, कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये आपका बन गया पूरा फॉर्मूला, और इसी के साथ डेरिवेशन भी होती है कंप्लीट। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ से फाइनल फॉर्मूला, या ये भी बना सकते हो, बस बेस 10 ध्यान रखना। ठीक है, ये डिजिट रट लो, याद कर लो, गांठ मार लो, कुछ भी कर लो, ये याद रखना बस। ठीक है, इसी के साथ रेट कांस्टेंट हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या करते हैं, आप एक ही जगह सब जगह रखेंगे x अपॉन 2, और यहाँ पर t की जगह पर रखेंगे t हाफ। मैंने लास्ट एंड पर आपको हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन लिखाई थी, आज नहीं लिखेंगे हम, आज हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, अभी आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो, हाफ लाइफ पीरियड के लिए t बराबर क्या रखेंगे, t हाफ। कितना रखेंगे, t हाफ। और हमारी जो टी टाइम बाद कंसंट्रेशन रह गई थी, टी टाइम बाद कंसंट्रेशन, अरे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि एक टाइम के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन पहली कंसंट्रेशन की आधी, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन a और इसका हाफ, तो ये कंसंट्रेशन किस टाइम जा रही है, x पर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू टी हाफ और x इज इक्वल टू a बाई 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 a अपॉन a माइनस a बाई 2। सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से। 2.303 टी हाफ log बेस 10, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से a बाई 2, a अपॉन यहाँ से a बाई 2 आ जाएगा। अरे एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, तो a बाई 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10, ये आ जाएगा 2a अपॉन a से a कैंसिल, बट हम log के अंदर कैंसिल करके शो नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये नहीं नोट किया है तो नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे देखो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस 10 2। log 2 की वैल्यू बताओ फटाफट, log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू
log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 टी हाफ। कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। टी हाफ इज इक्वल टू, ये के इधर आ जाएगा, मैं टी हाफ के लिए वैल्यू निकाल रही हूँ इसकी पूरी, तो इसको कैलकुलेशन करो और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा के। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इनकी फटाफट से। देखो मैं आपको बता रही हूँ क्या आ रहा है, 0.6931 इसका आंसर आता है। ये फिक्स वैल्यूज हैं, थोड़ा पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाता है, फिक्स वैल्यूज हैं, ये याद रखा करो ताकि कैलकुलेशन करने की आगे जरूरत ना पड़े। ये आ गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और आपको करने को भी देंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका आप। देखो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रही हूँ या कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना। अब देखो जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किस पर, आपके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब आप बोल रहे होंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, क्या सिंपल आ रहा है, लॉग के साथ आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड जो है टी हाफ भी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यूनिट बताएंगे क्या आप मुझे इसकी, रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी आएगी? अरे जब ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर तो सिर्फ टाइम रह गया, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी इसकी 1 अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम नहीं, 1 अपॉन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं, नोट कर लो इन तीनों को, 1 2 3। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स नोट करो फटाफट। देखो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बट आसान है। ठीक है, अब देखो जो जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो हम लिखते चलेंगे और जो पूछा गया है वो निकालते चलेंगे। देखो कहा गया है 90% पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 20 मिनट, कि किसी भी रिएक्शन का 90% भाग 20 मिनट में पूरा हो गया है। फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, यानी कि 99.9% रिएक्शन को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये कहा गया है। दोबारा बता रही हूँ, 90% रिएक्शन 20 मिनट में पूरी हो गई, ये चीज हमें बता दी गई, लेकिन 99.9% रिएक्शन कितनी देर में पूरी हो गई ये हमसे पूछा गया है। तो ये निकालेंगे हम कहेंगे, आंसर लिखेंगे इसमें, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन, हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं 100, क्या कंसंट्रेशन कह सकते हो या क्वांटिटी कह सकते हो, हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान के चल रहे हैं 100 कि हमें 100% रिएक्शन करानी है कंप्लीट। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन या क्वांटिटी मान लो जो आपकी ए से दिखाई जाती है वो 100 मान के चले, और कंप्लीट क्वांटिटी कितनी हो गई, कंप्लीट क्वांटिटी पूरी कितनी हो गई, कंप्लीट कंसंट्रेशन कितनी हो गई, चलो क्वांटिटी लिख लो वरना कंफ्यूज हो गए आप, क्वांटिटी में ही कंप्लीट हुई है ना, क्वांटिटी कितनी आ गई, यहाँ से 90 कंप्लीट हो गई है, कितनी 90% कंप्लीट हो गई है, ये हम मान के चले x, और कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, 20 मिनट में कंप्लीट हुई है। टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ डिसोसिएशन या टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, t इज इक्वल टू आएगा 20 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फटाफट से करो बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के
के नहीं, ए एक्स और टी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू रखो। कौन से फॉर्मूले में रखोगे? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, फॉर्मूला लिख लिया करो वरना कभी वैल्यूज पुट करने में गड़बड़ कर दो। वैल्यू रखो अब इसमें 2.303, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। t कितना है हमारा? 20 मिनट है। यहाँ पर log बेस 10 आएगा। a की वैल्यू कितनी है? 100 है। a की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 90। ठीक है, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो इससे, मुझे फटाफट आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका सॉल्व करो और फटाफट बताओ। log बेस 10 क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 10। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 और यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 इंटू 10। जब बेस और यहाँ पर वैल्यू सेम हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो k इज इक्वल टू आ गया 2.303 अपॉन 20 और यहाँ पर आ गया 1, या फिर इसकी यूनिट लिख दूं मैं, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स, ठीक है, मिनट इनवर्स ही तो होती है। अरे रेट कांस्टेंट की यूनिट बताई थी अभी आपको। ठीक है, चलो एक पार्ट हो गया। अब हमें k की वैल्यू निकल गई। k की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि हमें अभी t टाइम बाद की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, कि टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लग रहा है हमें। तो उसके लिए पहले हमने हमारा बेस तैयार करके चले हैं, हमने k की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आपको फिर बताती हूँ। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। अब हम यहाँ पर करेंगे, अब इनिशियल क्वांटिटी तो आपकी कितनी रहेगी? 100 रहेगी। अब कंप्लीट क्वांटिटी में हम क्या करेंगे? कंप्लीट क्वांटिटी में कर देंगे। कितनी कंप्लीट के लिए निकाल रहे हैं हम? 99.9% कंप्लीशन के लिए निकाल रहे हैं। पहले वाले को ए पार्ट डाल लेना, इस वाले को बी पार्ट डाल लेना क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइम ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है और k की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, चलो करो इसमें आगे, रखो वैल्यूज, वैल्यूज रखो, वैल्यू निकालो इसकी और मुझे इसका कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। आंसर बताओ मुझे इसका कैलकुलेशन करके। k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू ये रही 2.303 अपॉन 20 मिनट इनवर्स। ठीक है, चलो वैल्यू निकालो फटाफट। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। वैल्यूज रखो, t घर ले आओ, k नीचे ले जाओ, कुछ दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, 2.303, k की वैल्यू क्या है? 2.303 अपॉन 20। अब समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको इतना ज़्यादा सॉल्व क्यों नहीं किया, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर है log बेस 10, a की वैल्यू कितनी रखनी है हमें यहाँ पर? 100 और यहाँ पर 100 माइनस 99.9। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करो भाई, फटाफट से करो कैलकुलेशन, मुझे आंसर बताओ इसका। चलो आगे देखें, यहाँ से क्या आ जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 log बेस 10, ये आ जाएगा 100 अपॉन कितना आएगा? 100 अपॉन 0.1, कितना आएगा? 0.1 और पॉइंट हटा के क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से t इज इक्वल टू 20 log बेस 10 और ये आ गया 1000। कितना आ गया? 1000। अब log 1000 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 60 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, यानी कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, आ गई क्लियर? यहाँ पर बात आ गई। चलो हो गया न्यूमेरिकल। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क से दूंगी, तो आप खुद करके देखना, अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टर्न पर कर लेंगे हम उसको। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका बी पार्ट का।
देखिए इसमें क्वेश्चन आपका, इनिशियली 1 मोल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टेकन। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मोल लिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। इन 1 आवर 3/4 पार्ट विल कंप्लीट, 1 घंटे में उसका 3/4 भाग पूरा हो जाता है। फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। अब हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इनिशियली 1 मोल लिया गया है तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इन 1 आवर 3/4 पार्ट विल कंप्लीट, कितना पार्ट, 3/4 पार्ट कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू 3/4 आ गई और टाइम कितना आ गया, 1 आवर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं, बहुत आसान है, कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें चलो वो नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। अभी हाफ लाइफ के लिए भी इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India। ये इंस्टाग्राम ID, आप जो भी क्वेश्चन हुआ करें यहाँ पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है आपको, उस पर अपनी ID बनाना, चलाते हैं टेलीग्राम पहले से तो और भी अच्छी बात है। उस पर अपनी ID बनाकर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग भेज दी जाया करेंगी, ठीक है, जिससे आपकी क्लासेस मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।